नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान भाग 1 इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय का अध्यापन करेंगे। इतिहास के अध्याय 4 वैदिक काल। वैदिक काल आज से 3500 से 4000 वर्ष पूर्व। पिछले अध्याय में हमने सिंधु या हड़प्पा संस्कृति के बारे में जाना। इसके बाद हम सिंधु सरस्वती नदियों के मैदान में पुनः एक नई संस्कृति का विकास होते देखते हैं। इसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। वैदिक संस्कृति को विकसित करने वाले अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सुसंस्कृत। वैदिक साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। ये व्यापक ज्ञान से पूर्ण है। इस प्रकार के साहित्य कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं। वेदों की भाषा प्राचीन संस्कृत है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। संपूर्ण वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। श्रुति यानी सुना गया। श्रुति परंपरा में गुरु द्वारा शिष्य को मौखिक रूप से वेद मंत्र सिखाए जाते हैं। सुनकर शिष्य सस्वर पाठ कर स्मरण करते हैं। इस तरह यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सावधानीपूर्वक हस्तांतरित होता है। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई। यह 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इस काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद साहित्य की रचना की गई। ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल। ऋग्वेद काल में लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। ऋग्वेदिक काल में लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियां, जो सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके मंत्रों को सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ है अच्छी तरह से बोला गया। इन सूक्तों में देवी देवताओं की स्तुति की गई है। इसके अध्ययन से हमें उस समय की विस्तृत जानकारी मिलती है। पशुपालक आर्यों के समय में भारत। वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। वे खेती भी करते थे, जौ उगाते थे, लेकिन खेती उनका प्रमुख व्यवसाय नहीं था। गायें उनकी मुख्य पूंजी थी। वे गायों की पूजा करते थे और गायों से दूध, मक्खन, घी आदि प्राप्त करते थे। उनका एक अन्य उपयोगी पशु घोड़ा था, जिसे वे रथों में जोतते थे। इनके अलावा वे भेड़, बकरी और कुत्ते भी पालते थे। वे पशुओं की चारागाह के में चराते थे। ये चारागाह संभवतः उनके सामूहिक अधिकार में थे। वे अपने पशुओं के लिए चारा कम पड़ने पर नई जगह में जाकर बस जाते थे। रथकार या लकड़ी के रथ बनवाने वाला उनका महत्वपूर्ण कारीगर था। आर्य महिलाएं सूत काटती थी और कपड़े भी बुनती थी। इस मानचित्र में देखें भारत की वर्तमान सीमा और पशुपालक आर्यों का इलाका जो रेड डॉट से प्रदर्शित की गई है। अब यहाँ पर देखेंगे हम पश्चिम भारत में ये यहाँ पर सिंधु नदी के तट के किनारे में ये पशु पालक आर्य लोग यहाँ पर पशुओं को चराते थे और यहीं पर इन लोगों का निवास स्थान था। इस काल में आर्यों का जीवन सीधा साधा एवं सरल था। वे लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते थे। अपनी गायों के लिए बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाते थे। उनके भोजन में दूध, दही, मक्खन, छाछ, घी, गेहूँ, जौ, मांस आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। समाज में पुरुषों का अधिक महत्व था। वैदिक समाज में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था। वे यज्ञ जैसी धार्मिक क्रियाओं में पुरुषों के साथ भाग लेती थी। इस समय महिलाएं शिक्षित होती थी और महिलाओं ने वेदों की सूक्तियों की रचना भी की है। समाज। वैदिक काल में समाज का प्रमुख आधार परिवार होता था।
एक गांव या बस्ती में कई परिवार के लोग रहते थे। वे सभी एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे। ऐसे कई गांवों के लोगों को मिलकर जन बनता था। इस समय ऐसे कई जन थे, जैसे पुरुजन, पुरुजन, यदुजन आदि। उन दिनों वैदिक लोगों के अलावा कई ऐसे लोग भी थे जो संस्कृत नहीं बोलते थे। उनका रहन सहन, आचरण आदि वैदिक लोगों से अलग था। इन्हें वैदिक लोग दास, दस्यु या फणी कहते थे। वैदिक जन और इन लोगों के बीच कभी कभी युद्ध भी होते थे, लेकिन वे एक ही स्थान में रहने के कारण एक दूसरे की बातें भी सीखने लगे थे। इनमें मेल मिलाप भी होने लगा था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में जाति पाति या छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। सभी लोग समान माने जाते थे। राजा। ऋग्वेद से पता चलता है कि उन दिनों जन के सभी पुरुष मिलकर अपना राजा चुनते थे। राजा का काम युद्ध में नेतृत्व करना, यज्ञ करना और लोगों की समस्याओं का निपटारा करना था। तब राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था, अर्थात पिता के बाद पुत्र ही राजा नहीं बन सकता था। राजा को सभी महत्वपूर्ण निर्णय सभा के सदस्यों की सलाह से लेना होता था, इसलिए वह अपने जन पर मनमानी नहीं कर सकता था। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि वैदिक जनों की शासन व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्थाओं पर आधारित थी। युद्ध। कभी कभी पशुओं या चारागाहों के लिए जन एक दूसरे से युद्ध करते थे। उनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। आवश्यकता पड़ने पर जन के सभी पुरुष मिलकर युद्ध करने जाते थे। युद्ध में राजा उनका नेतृत्व करता था। हारे हुए लोगों के पशु, धन, संपदा, चारागाह आदि विजेता राजा अपने जन के लोगों में बांट देता था। समय समय पर जन के लोग अपने राजा को भेंट भी देते थे, जैसे दूध, घी, अनाज, आभूषण, गाय आदि। राजा इनमें से एक हिस्सा स्वयं रख लेता था और बाकी हिस्सा अपने जन के सभी लोगों में बांट देता था। देवी देवता व यज्ञ। वैदिक लोग समय समय पर अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। वे अपने देवताओं से जीवन में खुशहाली, संतान, गायें, घोड़े, रोग मुक्ति और युद्ध में विजय की प्रार्थना करते थे। उनके प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि थे। वे यज्ञ में अग्निकुंड में माध्यम से युद्ध, दूध, दही, घी, जौ आदि देवताओं को समर्पित करते थे। साथ में उनकी स्तुति में वैदिक सूक्तों का वाचन भी होता था। वैदिक सूक्तों में देवताओं की स्तुति के अलावा प्रकृति का वर्णन, विश्व की उत्पत्ति संबंधी विचार भी सम्मिलित हैं। वैदिक संस्कृति की सबसे बड़ी देन इस प्रकार है। पहला, संस्कृत भाषा। संस्कृत भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है। दूसरा है वैदिक साहित्य, ये भारत के सबसे प्राचीन साहित्य है। और तीसरा है गणतांत्रिक परंपराएं, छोटे छोटे जनपदों का युद्ध, छोटे छोटे जनपदों का युग। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल वह काल था जब यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद की रचना हुई। इस समय वैदिक संस्कृति सिंधु सरस्वती नदियों के क्षेत्र से आगे बढ़कर गंगा यमुना नदी के मैदान तक फैल चुकी थी। इस काल में कृषि की उन्नति के कारण नए उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। इससे राजाओं का बनना और विकास होना भी शुरू हो गया। जनपद। जन के लोग जिस क्षेत्र में निवास करते थे वह उनको जनपद कहा जाने लगा, जैसे कुरु जनपद, पांचाल जनपद, सूरसेन जनपद आदि। कृषि का विकास और भौतिक समृद्धि। उत्तर वैदिक काल में कृषि की उन्नति हुई। किसान कई प्रकार के अन्न का अधिक मात्रा में उत्पादन करने लगे, जैसे चावल, गेहूं, तिलहन, दाल आदि। खेती की उन्नति के कारण वैदिक कालीन समाज में भौतिक समृद्धि दिखाई देने लगी। इस समय नए नए आभूषण, चमड़े की चीज़ें, लकड़ी की चीज़ें बनाने वाले कुशल कारीगर होने लगे। इसके साथ ही विभिन्न धातुओं का उपयोग लोगों के जीवन में पड़ने लगा। विशेष रूप से वे लोहे का उपयोग करने लगे। इसे वे कृष्ण अयस्क या काला धातु कहते थे। इन सब की जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों से मिलती है। खुदाई से इस समय की चीज़ें जैसे मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार आदि चीज़ें मिलती हैं। उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्राप्त बर्तन।
उत्तर वैदिक काल में समाज और धर्म। वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। सभी भाई व कई पीढ़ी के लोग एक ही परिवार में साथ साथ रहते थे। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता था, उसे गृहपति कहते थे। सभी लोग उसकी बात मानते थे। वैदिक साहित्य के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं में बटा था, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। इनमें पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें मनुष्य बाल्यावस्था में शिक्षा प्राप्त करता था। दूसरा गृहस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य विवाह कर परिवार चलाता था। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य परिवार से दूर रहकर चिंतन मनन करता था। चौथा संन्यास आश्रम। इसमें मनुष्य घर परिवार से दूर होकर तीर्थ यात्रा करते हुए जीवन का अंतिम समय व्यतीत करता था। उत्तर वैदिक काल में ज़्यादातर गृहपति खेती और पशुपालन करते थे। उन्हें वैश्य कहा जाता था। इन गृहपतियों के आसपास उनकी सेवा करने वाले सेवक लोग भी रहते थे। गृहपति समय समय पर राजा को भेंट दिया करते थे, जिसे राजा और राज्य का खर्च चलता था। पूरे जन के मुखिया को राजा कहते थे। पूरे जन के मुखिया को राजा कहते थे। उनके रिश्तेदार और सहयोगियों की राजा ने कहा जाता था। उनका मुख्य काम जनपद की रक्षा करना था, लेकिन युद्ध के समय पहले ही की तरह ही जन के सारे पुरुष सम्मिलित होते थे। उत्तर वैदिक साहित्यों से पता चलता है कि राजा और राजन बड़े बड़े यज्ञ करने लगे थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि, जो कई महीने चलते थे। इनमें बहुत धन खर्च होता था। इन यज्ञों को ब्राह्मण या पुरोहित संपन्न कराते थे। ब्राह्मणों को धन, गाय आदि दान में प्राप्त होते थे। उनकी मान्यता थी कि इन यज्ञों से जनपद में खुशहाली आएगी तथा राजा शक्तिशाली बनेगा। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था। पहला वर्ण ब्राह्मण, जो यज्ञ करवाते थे। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था। पहला ब्राह्मण वर्ण, जो यज्ञ करवाते थे और वेद पढ़ते पढ़ाते थे। दूसरा क्षत्रिय वर्ण, जो जनपद में शासन और उसकी रक्षा करते थे। तीसरा वैश्य वर्ण, जो जनपद में खेती और पशुपालन करते थे। चौथा शूद्र वर्ण, जो सेवा कार्य करते थे। वर्ण व्यवस्था के कारण ही आगे चलकर समाज में जाति व्यवस्था बनती। महाकाव्यों की रचना। हमारे देश के 2 महाकाव्यों रामायण और महाभारत की रचना उत्तर वैदिक काल की बातों पर आधारित है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना कौशल जनपदों की बातों पर आधारित है। इसी प्रकार महर्षि व्यास द्वारा महाभारत की रचना कुरु, पांचाल और सूरसेन जनपद की बातों पर आधारित है। ये दोनों महाकाव्य भारतीय संस्कृति के आधार हैं। इन महाकाव्यों ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। ये दोनों महाकाव्य भारतीय संस्कृति के आधार हैं। इनके अध्ययन से हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है।